नमस्कार, आज है 12 अप्रैल, दिन बुधवार। वक्त हो गया जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। करेंगे दिन भर की तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। महंगाई के मोर्चे पर अच्छी खबर। 15 महीने के निचले स्तर पर रिटेल महंगाई। मार्च में सीपीआई महंगाई दर घटकर 5.66% पर पहुंची। टीसीएस के नतीजे अनुमान के मुताबिक मुनाफा 5% बढ़कर 11,400 करोड़ रुपए हुआ। कंपनी ने 24 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान किया। लगातार 8वें दिन तेजी के साथ बंद हुए बाजार। निफ्टी करीब 100 अंक उछलकर 17,800 के पार बंद। फार्मा, ऑटो और आईटी शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी। इंसानों के खिलाफ लगातार जहर उगल रहा है केओस। जीपीटी इंसानों को खत्म करने की दे रहा है चेतावनी। आज इंडिया 360 में करेंगे पूरा विश्लेषण। जानेंगे क्या वाकई में कोई एआई चैटबॉट इंसानों के लिए हो सकता है खतरा। 2024 के लिए विपक्ष को एकजुट करने की कवायद। दिल्ली में राहुल और खड़गे से मिले नीतीश कुमार, लेकिन पीएम के चेहरे को लेकर साधी चुप्पी। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी रंधावा का बड़ा बयान। कहा, सचिन पायलट पर होगी कार्रवाई। मुद्दा उठाने का तरीका सही नहीं। तो ये थी हेडलाइंस। अब सुबह से लेकर शाम तक बाकी और खबरें छाई रही। कौन कौन सी खबरें छाई रही, ये देखते हैं टॉप न्यूज में। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी एकता को मजबूत करने की कवायद तेज हो गई और इसी सिलसिले में आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। ये मुलाकात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार यूपीए के संयोजक बनाए जा सकते हैं। मुलाकात के बाद नीतीश ने कहा कि उनकी विपक्षी एकता पर बात हुई। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को एक साथ लाने की कोशिश है। इस सिलसिले में बातचीत सकारात्मक रही। नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि नीतीश जी की पहल अच्छी है, अपोजिशन को एक करने के लिए ऐतिहासिक कदम है। राहुल ने कहा कि विचारधारा की लड़ाई को लड़ा जाएगा, देश पर आक्रमण के खिलाफ लड़ा जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, कांग्रेस बिहार अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह मौजूद हैं। राजस्थान को पहली वंदे भारत ट्रेन मिल गई है। पीएम मोदी ने वर्चुअली इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। कल यानी कि 13 अप्रैल को अजमेर से दिल्ली कैंट के बीच किया जाएगा और ट्रेन अजमेर से सुबह 6:20 पर रवाना होगी और दिल्ली कैंट 11:35 पर पहुंचेगी। इस दौरान ट्रेन जयपुर, अलवर और गुरुग्राम में रुकेगी। वापसी में ट्रेन दिल्ली कैंट से शाम 6:40 पर चलेगी और रात 11:55 पर अजमेर पहुंचेगी। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन से जयपुर और दिल्ली के बीच आना जाना आसान हो जाएगा। दिल्ली अजमेर वंदे भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर चुटकी भी ली। बाद में पीएम मोदी ने तंज किया तो अशोक गहलोत ने पलटवार किया। गहलोत ने कहा कि पीएम का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है और 2024 के चलते उन्होंने ये बयान दिया है। पीएम मोदी ने राजस्थान में वंदे भारत को हरी झंडी दिखाते वक्त कहा था कि वो गहलोत जी का आभार व्यक्त करते हैं क्योंकि इन दिनों वो राजनीति आपाधापी से गुजर रहे हैं। बावजूद इसके वो विकास के कामों के लिए वक्त निकाल कर आए हैं। पीएम मोदी ने रेलवे पर बोलते हुए राजस्थान कांग्रेस पर हमला बोला था, जिसके जवाब में गहलोत ने कहा कि मोदी सरकार ने ही रेल बजट को खत्म किया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने से नाराज राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सवादी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि कल एक और बड़ा फैसला लेंगे वो। आपको बता दें कि बीजेपी ने मंगलवार रात कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 189 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की थी। सीएम बसवराज बुम्बई शिवगांव से चुनाव लड़ेंगे। पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के बेटे वीवाई विजयेंद्र अपने पिता के शिकारीपुरा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। अब सिर्फ 35 नामों का ऐलान बाकी है। सीएम मुंबई ने कहा कि दूसरी लिस्ट भी जल्द जारी की जाएगी।
पंजाब के बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में आज सुबह फायरिंग में सेना के 4 जवानों की मौत हो गई। ये जवान 80 मीडियम रेजिमेंट के थे और ऑफिसर्स मेस में गार्ड ड्यूटी पर तैनात थे। आर्मी ने कहा कि फायरिंग सुबह 4:35 पर हुई। 4 मौतों के अलावा जानमाल का और नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस और सेना की टीमें मिलकर इसकी जांच कर रही हैं। एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। सेना के मुताबिक मिलिट्री स्टेशन से 2 दिन पहले एक इंसास राइफल और 28 कारतूस गायब हो गए थे। पंजाब पुलिस की तरफ से साफ किया गया है कि फायरिंग आतंकी घटना नहीं है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 7,830 नए केस सामने आए हैं। इस दौरान 14 लोगों की जान भी चली गई। 7 महीने बाद नए केस 7,500 से ज्यादा आए हैं। 31 अगस्त को 7,946 केस मिले थे। इसके साथ ही देश में एक्टिव केस 40,215 हो गए। इसके पहले 23 सितंबर को देश में 41,818 लोगों का इलाज चल रहा है। साथ ही एक दिन में कोरोना के नए मामलों में 2,154 की बढ़ोतरी हुई है। मंगलवार को देश में 5,676 मामले सामने आए। देश में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बड़ा फैसला लिया है। कंपनी ने कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड का निर्माण फिर से शुरू कर दिया है। कंपनी के सीईओ अदार पूनावाला ने बताया कि 90 दिनों में 6 से 7 मिलियन खुराक उपलब्ध कराई जाएंगी। फिलहाल कोवोवैक्स वैक्सीन की 6 मिलियन बूस्टर खुराक उपलब्ध है। यूपी के माफिया अतीक अहमद को एक बार फिर से गुजरात के साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया है। देरी से पहुंचने के कारण आज उसकी सीजेएम कोर्ट में पेशी नहीं हो पाई। उसे आज नैनी सेंट्रल जेल में रखा गया है। अतीक आज अपने भाई अशरफ के साथ नैनी जेल में रुकेगा। उमेश पाल हत्याकांड मामले में पुलिस अतीक और अशरफ की कस्टडी मांग सकती है। इससे पहले प्रयागराज लाने के क्रम में रास्ते में अतीक ने मीडिया से कहा था कि उसने जेल से कोई साजिश नहीं रची। वो 6 साल से जेल में है और उसका पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है, ऐसा उसका कहना था। कोलकाता मेट्रो ने हुगली नदी के नीचे से पहली मेट्रो रैक हावड़ा मैदान तक ले जाकर इतिहास रच दिया। लंबे इंतजार के बाद देश की पहली मेट्रो ट्रेन नदी के नीचे से दौड़ी। भारत में ये पहली अंडर वाटर मेट्रो परियोजना है। कोलकाता के बीबीडी बाग से हावड़ा मैदान स्टेशन तक मेट्रो रेल की रैक ने पहली यात्रा की। इस रैक ने हुगली नदी को आज करीब 12 बजे पार किया। इसे ऐतिहासिक घटना बताते हुए मेट्रो रेल के महाप्रबंधक ने बताया कि हावड़ा मैदान से एस्प्लेनेड तक ट्रायल रन अगले 7 महीनों बाद तक चलेगा और इसके बाद इस खंड पर नियमित सेवाएं शुरू हो पाएंगी। चलिए अब जरा आज की एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आपको दे दें। महंगाई से जुड़ी हुई जो खबर है और महंगाई के मोर्चे पर आई है एक अच्छी खबर। मार्च महीने में रिटेल महंगाई दर घटकर 5.66% पर आ गई है। फरवरी में महंगाई दर याद होगा आपको 6.44% रही थी, जो आरबीआई के टॉलरेंस लेवल यानी कि 2 से 6% के दायरे से ज्यादा थी, उससे बाहर थी। खाने पीने के सामान के दामों में गिरावट से महंगाई घटी है। ये एक बहुत बड़ी राहत है। मार्च में रिटेल महंगाई का ये 15 महीने का सबसे निचला स्तर है। तो लगातार जो चिंताएं बढ़ रही थी, आरबीआई को इस बात की चिंता थी। आरबीआई ने बाकायदा इस बार जो दरों की वृद्धि में पॉज लगाया, उस दौरान ये बयान भी आया था आरबीआई का कि वो महंगाई के आंकड़े देखेंगे और फिर आगे फैसला लेंगे। तो एक बड़ी राहत, जिनको लग रहा था कि अगली पॉलिसी से पहले ही कहीं रेट्स बढ़ाने की नौबत ना आ जाए, तो वहां पर एक राहत भरा ये संकेत जरूर मिल रहा है कि आरबीआई अब थोड़ा सा और शिथिलता बरत सकता है। संभवतः अब दरें आगे नहीं बढ़ेंगी। हालांकि विशेषज्ञ इस पर क्या कहते हैं ये जी बिजनेस पर आप लगातार देखेंगे, लेकिन त्वरित रूप से महंगाई के मोर्चे पर ये एक बड़ी खबर और बड़ी राहत की खबर कि मार्च में रिटेल महंगाई का 15 महीने का निचला स्तर आ चुका है। खाद्य महंगाई दर की बात करें तो यह घटकर 4.79% पर आई है। फरवरी में 5.95% ये थी, इसमें भी गिरावट। बिजली और ईंधन की महंगाई भी घटी है। बिजली और ईंधन की महंगाई 9.90% से घटकर 8.91% पर आ गई है। तो यह है महंगाई के मोर्चे पर एक राहत भरी खबर। हालांकि सब्जी और दालों की महंगाई दर में हल्की फुल्की वृद्धि जरूर नजर आई है, लेकिन इस बीच एक और महंगाई के मोर्चे पर राहत की खबर आई है अमेरिका से।
अमेरिका में महंगाई से बड़ी राहत मिली है। अमेरिका में मार्च महीने में रिटेल महंगाई दर अनुमान से कम रही है। यह भी एक अच्छा संकेत। मार्च में अमेरिका में सीपीआई सालाना आधार पर 6% से घटकर 5% पर आ गई, जबकि अनुमान 5.1% रहने का था। हालांकि कोर महंगाई दर सालाना आधार पर 5.5% से बढ़कर 5.6% रही है, तो कोर में थोड़ा इजाफा, मामूली इजाफा। लेकिन मंथली आधार पर मार्च में सीपीआई 0.4% से घटकर 0.1% रही है। तो ये है यूएस के महंगाई के आंकड़े। तो दोनों जगह से महंगाई के आंकड़े राहत भरे, और इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि कल मार्केट के लिए एक अच्छा संकेत। लेकिन किस तरह से मार्केट रिएक्ट करेगा इन आंकड़ों पर, ये तो कल ही पता चलेगा। और इसके लिए आप सुबह से बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी आपको इनका और विश्लेषण करके कल मार्केट का कोर्स ऑफ एक्शन भी बताएंगे और उसके बारे में दिशा भी आपको देंगे। अब बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। इंसान मशीनों को अपनी तरह बनाने में लंबे समय से जुटा हुआ है। एक ऐसी मशीन चाहता था इंसान कि वो इंसानों की शक्ल सूरत की हो, इंसानों की तरह सोचती हो, उसकी बात समझती हो, और बहुत हद तक जो इंसान कहे वही करती भी हो। ऐसी कल्पनाओं को लेकर तमाम फिल्में भी बनी। मशीनों के पास इंसान जैसे दिमाग हो, इस पर कई रिसर्च हुए। लेकिन 21वीं सदी के 2 दशक बीतते बीतते अब वो घड़ी तकरीबन आ गई है जब लगने लगा है कि इंटेलिजेंस के मामले में मशीनें हम इंसानों के बराबर कम से कम आ चुकी हैं। हाल ही में चैट जीपीटी ने अपने दिमाग से सबको चौंका दिया। ये उनका कृत्रिम दिमाग था जिसने सबको चौंका दिया। इस चैट जीपीटी के दिमाग में कंटेंट लिखना हो, कोई सवाल पूछना हो, टीवी एंकर पर हमारी आंखों के सामने डिजिटल शक्लों में मौजूद रहना हो, चैट जीपीटी के आए अभी बमुश्किल 4-4.5 महीने भी नहीं हुए कि इसने धूम मचा दी। इसकी चर्चा चारों तरफ होने लगी। इस छोटी सी अवधि में एआई ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया। लेकिन सवाल ये उठता है, खासतौर से चैट जीपीटी के आने के बाद, कि इंसानों की तरह अगर मशीनें काम करने लगी, सोचने समझने की शक्ति अगर इंसानों से ज्यादा हो गई, तो क्या होगा इंसान का? अगर मशीनें अपने दिमाग से खुद ब खुद काम करने लगे तो इंसानों के लिए तो बड़ा खतरा पैदा होना लाजमी भी है। एक ऐसी ही खबर आई जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए, चिंता में डाल दिया है। चैट जीपीटी का दुश्मन, इसका नाम है केओस जीपीटी। नाम से ही साफ हो रहा है कि यह केओस मचाने के लिए आया है, अराजकता फैलाने के लिए आया है, और यह लगातार इंसानों के खिलाफ जहर उगल रहा है। केओस जीपीटी के मुताबिक एआई अपने 5 उद्देश्यों के साथ ये काम कर रहा है। इसका जो मकसद है, पहला मकसद इसका मानवता को खत्म करना। देखिए कितने बड़े गंभीर इसने डराने वाले अपने मकसद रखे हुए हैं। पहला, मानवता को खत्म करना। दूसरा, ग्लोबल डोमिनेशन स्थापित करना, अपना प्रभुत्व जमाना पूरी दुनिया पर। अराजकता फैलाना और विनाश का कारण बनना। हेर फेर के माध्यम से मानवता को नियंत्रित करना और फिर अंत में अमरत्व प्राप्त करना। अब ये तो फिजिकल चीज है, तो ये तो अमरत्व, इसका कोई आधार नहीं है इसके जीवन का, ये तो नॉन लिविंग थिंग है, तो ये तो ऐसे ही जड़ वस्तु है। लेकिन आइडिया में यह अमरत्व प्राप्त करना चाहती है। दरअसल केओस जीपीटी नाम का यह चैटबॉट मानवता के लिए संभावित खतरे के रूप में सुर्खियां लगातार बटोर रहा है। यह चैटबॉट दुनिया पर अपना राज कायम करने के लिए अपनी योजनाओं का खुलासा कर रहा है, इंसानों को लगातार धमकी दे रहा है। इससे चिंताएं बढ़ना स्वाभाविक है। ट्वीट जो इसके हैंडल से किया गया है केओस जीपीटी के, उसने हर किसी को इस खतरे के बारे में सोचने के लिए मजबूर किया। इसने क्या ट्वीट किया जरा देखिए। इसने ट्वीट में लिखा कि मनुष्य अस्तित्व में सबसे विनाशकारी स्वार्थी प्राणी है। ये हमारे ग्रह को नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए इन्हें खत्म करना बहुत जरूरी है और मैं ऐसा करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। ये केओस जीपीटी ने अपने ट्विटर हैंडल से डाला है। ये पहली बार नहीं है जब एआई के खतरे को लेकर दुनिया चौंकी हो। दुनिया के मशहूर अरबपति और टेस्ला ट्विटर के मालिक इलॉन मस्क ने हाल ही में कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों पर हमें सोचने की आवश्यकता है। साथ ही एआई पर हो रहे रिसर्च पर भी रोक लगा देनी चाहिए। ये राय अकेले मस्क की नहीं थी। असल में मस्क के साथ साथ एप्पल के संस्थापक स्टीव वोजनियाक और बाकी बहुत सारे लोगों ने एक गैर सरकारी संगठन फ्यूचर फॉर लाइफ इंस्टीट्यूट की पहल पर सैन फ्रांसिस्को
कि स्टार्टअप कंपनी ओपन एआई द्वारा चैट जीपीटी का नया संस्करण जो लेटेस्ट है, जो जीपीटी 4 जिसे कहा जा रहा है, इसी पर आधारित, ये ओपन एआई पर आधारित और चैट जीपीटी 4 पर आधारित ये क्योस जीपीटी भी है। और जब ये लॉन्च हुआ था उसी समय इलॉन मस्क और बाकी जो दिग्गज हैं आईटी जगत के, उन सब ने ये चिट्ठी लिखी थी और लगभग सबकी इसमें एक ही राय थी कि फिलहाल जो नए और हाई लेवल के, हाई एंड के और सुपर एआई के जितने भी कोशिशें की जा रही हैं, उन पर जो रिसर्चेज चल रही हैं, उन्हें तुरंत रोकना चाहिए। इस चिट्ठी में चेतावनी दी गई थी कि ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जिनमें ह्यूमन कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस है, वो समाज और मानवता के लिए खतरा बन सकते हैं। इससे इंटरनेट पर गलत सूचनाओं की बाढ़ आ सकती है। ऑटोमेशन बढ़ने से हजारों लाखों नौकरियां छिन जाएंगी। मस्क और वोजनियाक के साथ साथ तमाम जो आईटी दिग्गज हैं, उन्होंने लिखा कि हाल ही के महीनों में एआई की प्रयोगशालाओं में ज्यादा ताकतवर डिजिटल दिमाग, जो सुपर पावर, जो हाई पावर डिजिटल इंटेलिजेंस बनाने की जो तकनीकों पर काम चल रहा है, इनको रोक देना चाहिए। एआई को बनाने वाले अभी ठीक से ये समझ भी नहीं पा रहे हैं और ना ही उन्हें ये पूर्वानुमान है कि आगे क्या होगा, ये जो वो बना रहे हैं या जिन पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इसके साथ ही भरोसे के साथ ही उस पर तकनीक पर नियंत्रित कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसका भी उन्हें शक था और इसका अंदाजा उन्हें खुद भी नहीं है। कुल मिलाकर कहें तो एआई भले ही मुश्किलों को आसान बना रहा हो, लेकिन इसके परिणाम क्या होंगे इसका अंदाजा किसी को भी नहीं। साथ ही क्योस जीपीटी की चेतावनी को क्या सीरियसली लेना चाहिए या वाकई में इसके पीछे कोई मस्खरा है, कोई शैतानी दिमाग है, या वाकई में ये प्योर एआई है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान दीपिका सिंह, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और सीईओ हैं डीप साइंस की। दीपिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दीपिका, क्या है ये क्योस जीपीटी? सो जैसे हमने और आपने बखूबी समझाया है कि कॉन्वर्सेशनल एआई, ताकि जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है और जो एआई के टर्म्स है उसको इस्तेमाल कर कर एक ऑटोमेटेड वर्जन बनाया हुआ है। बट अभी ये ह्यूमन से भी काफी तेजी से लर्न कर रहा है। और दूसरा, वो जब जैसे उनको डेटा आ रहा है, बिकॉज एआई का खुद का एक दिमाग नहीं है, उसकी एक सोचने की, तर्क करने की क्षमता नहीं है। जो इनपुट दिया जाएगा वही इनपुट के बिना पे उसे वो आउटपुट जनरेट करना पड़ेगा। पर जिन्होंने इसको बनाया है, जो क्रिएटर्स है, उन्होंने तो ओपन सोर्स में दे दिया है। अभी ये हमारे ह्यूमंस के ऊपर है कि हम इस पे कैसे इस्तेमाल करें। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा अगर उसको प्रभावशाली तरीके से देखें, यहाँ पे है कि दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ एवरी आर्मेगेडन जो हमने मूवीज में देखा है, जहाँ पे एआई अपने आप को एक सुपीरियर रेस समझता है कंपेयर टू ह्यूमंस। बिकॉज उनके हिसाब से ह्यूमंस की जो दिमागी क्षमता है उनसे कम है, तो इसके लिए वो अपने आप को वहां सुपीरियर समझते हैं। एंड इसके लिए वो सोचते हैं कि हम ह्यूमंस को ही हटा दें तो दुनिया काफी परफेक्ट रहेगी। अच्छा, क्या क्या वाकई में ये जो भी है जीपीटी 4 मॉडल और ओपन एआई का जो लेटेस्ट फॉर्म है, जिसको लेकर मस्क भी चिंता जाहिर कर रहे हैं, क्या वाकई में उसका कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है? उसको इजाद करने के बाद क्या ये एआई अपने आप काम कर रहा है? ये जो धमकियां दे रहा है, ये एआई अपने आप जनरेट कर रहा है? तो ह्यूमन इंटरवेंशन उसके स्टार्टिंग इनिशियल कंसेप्शन डेज में तो होता ही है, क्योंकि बिल्ड करने के लिए, उस कोड को लिखने के लिए, बिकॉज हमने देखा इसका कोई एक रूपांतर, एक रूप नहीं है, इट इज नॉट ए टेंजिबल एंटिटी। यहाँ पे प्रोग्राम और कोड्स लिखे गए जिससे वो स्वयं को ही अपने आप को सिखा रहा है। और दूसरा, वो सीखता कैसे है? जो इनपुट हमने उसे दिया है। अगर ह्यूमन इंटरवेंशन की बात की जाए तो प्रॉब्लम यही है कि अभी हम एआई से मार्वल हो रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम चौंक रहे हैं, उससे सीख रहे हैं कि उसकी क्षमता क्या है। बट उसमें हम यह भूल रहे हैं कि मार्वल होने की एक जर्नी में हम यह भूल रहे हैं कि उसकी जो प्रभावशीलता है वो अनलिमिटेड टैंजेंट में जाती जा रही है, जहां पे हमें पता भी नहीं है कि किस किस चीजों के लिए वो इस्तेमाल हो जा रहा है। कुछ एग्जाम्पल्स मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगी। ये जो ओपन एआई का जो सोर्स कोड था, इसको इस्तेमाल करके लोगों ने अच्छी चीजें भी की है, डिजाइन्स बनाए, एसेज लिखे, ईमेल्स लिखे, ऑटोमेशन में काम आया है। बट जो जालसाज थे वो भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने फिशिंग ईमेल्स, वायरसेस, मैलवेयर, प्रोपेगेंडा रिलेटेड मटेरियल, जो कि काफी कन्विंसिंग है, क्योंकि अगर हम देखें पूरा इंटरनेट या वर्ल्ड वाइड वेब एआई एंड चैट जीपीटी के फीड पे है,
जहाँ पे वो सारा डेटा उसके पास अवेलेबल है। तो ह्यूमन हिस्ट्री में जब से इंटरनेट आया है तब से लेके अब तक जो भी घटनाएं घटी है वो ऑलरेडी उसके दिमाग में स्टोर हो चुकी है। तो अगर इतना सारा डेटा उनके पास ऑलरेडी है, वो तो अपने आप को सर्वोपरि समझेगा ही। एंड तीसरा है, फेसबुक का कुछ वर्षों पहले एक प्रोजेक्ट था जहाँ पे एआई से बात करना शुरू हो चुका था। एंड वहां पे ही ये सुपीरियोरिटी ऑफ रेस की कॉन्वर्जेशन हो गई थी, जिसके चलते हुए फेसबुक ने वो प्रोजेक्ट इनडेफिनेटली हॉल्ट कर दिया था। तो अगर हमने इसके फायदे भी यहाँ देखे हैं, बट नुकसान यहाँ पे यही है कि अनलिमिटेड कार्ट ब्लांच उसको दिया गया है, जो कि हमें भी नहीं मालूम है कि किस किस क्षमता पे वहां जा सकते हैं। अगर हम 8 बिलियन पीपल जो यूज करेंगे चैट जीपीटी हमारे पूरे ग्लोब में, तो उनके परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कितने सारे बन जाएंगे, तो इट विल बी अ प्रॉब्लम विच विल बी डिफिकल्ट टू कंटेन। हेंस ह्यूमन इंटरवेंशन में हमारा यही देखा जाएगा कि इसके जो नुकसानदायक है उसकी भी उतनी ही अवेयरनेस की जाए जितनी उसके फायदों की जा रही है, ताकि लोग उसे संभाल कर यूज करें एंड बाद में पछताएं नहीं। दीपिका, अगर वाकई में जैसा कि एआई को लेकर आपने भी बताया कि इसको शुरुआत करने के बाद ये अपनी इंटेलिजेंस अपने हिसाब से अपने जो इनिशियल कोड्स जो हैं उनसे गैदर जो इसकी समझ होती है उसके आधार पर ये आगे अपनी प्रोग्रामिंग करता है और फिर उसी हिसाब से अपने ऑटोमेटिक डिसीजंस लेता है। ये बड़ा स्वाभाविक सा डेफिनेशन है। क्या अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, जिसकी आशंका सब जाहिर कर रहे हैं, क्या कोई ऐसा पॉइंट कभी नहीं होगा हमारे पास कि हम इसको बीच में रोक कर या ह्यूमन इंटरवेंशन से रोक पाएं या इसके कोड में बदलाव कर पाएं, या सोच रहा है जो समझ रहा है जिस दिशा में जा रहा है उसको हम बदल पाएं या प्रभावित कर पाएं? जी, तो अगर हम जितने भी अभी स्ट्रेन्स आए हैं, जितने भी वर्जन्स आए हैं ओपन एआई के या चैट जीपीटी या GPT-4 के, उसमें वो हर एक अपनी एक जर्नी डिफाइन कर रहा है। तो अनलेस एंड अनटिल वो एक जर्नी मैप आउट की जाए कि अगर जितने भी हमारे डिवाइसेस है ग्लोबली वो इसको कैसे यूज कर रहे हैं, एक जर्नी मैप आउट करना वहां पे काफी आवश्यक हो जाएगा। बिकॉज अदरवाइज इफ यू डोंट नो द लैंडस्केप ऑफ द प्रॉब्लम, we don't know how to define or contain the problem. And वहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन आना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक सेंट्रल रिपोजिटरी नहीं है। ऐसे नहीं है कि एक सर्वर है, जैसे ओपन एआई इज ऑफ कोर्स फंडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट, बट ऐसा नहीं है कि सर्वर्स पे सारे हमारे रिपोजिटरीज के पिंग हो रहे हैं। इट इज अ ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, तो उसको कंटेन करना, सेंट्रलाइज करना थोड़ा मुश्किल है। तो एक स्टॉप बटन वहां आना काफी मुश्किल है। अच्छा, और आखिर में जाते जाते ये केओस जीपीटी इसका ये कब तक चलेगा? ये अभी इस लेवल पे है कि इसको रोक के इसको खत्म किया जाए या ये चलता रहेगा ये? जी, तो अभी तो हमारी भी यहाँ पे यही एक रिसर्च बताती है कि ये फुल्ली ऑटोमेटेड तो हो नहीं सकता। कि यहाँ पे है कि थोड़ी यहाँ मस्करी जैसे आपने बताया था शायद की जा सकती है, पर उससे चलते चलते हम यह भी देख सकते हैं कि यह अपनी क्षमताओं के बारे में थोड़ा अभी हम लोग बताने लग गए हैं कि दिस इज द डिस्ट्रक्टिव साइड। तो वो लोग जो इसकी बातों को जो ट्विटर पे डाल रहे हैं या जो यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, वो तो कोई इंसान ही होंगे। तो वो हमारी हेल्प कर रहे हैं या डरा रहे हैं? वो हमें डराने के क्षमता वहां रख रहे हैं। हाँ। पर उसमें यहाँ भी कर रहे हैं कि वो उसके क्षमता कितनी बढ़ सकती है, उसका हमें एक अंदाजा दिया जा रहा है। तो थोड़ी हेल्प भी कर रहे हैं वो। जी, ये ऑलरेडी हम मूवीज में देख चुके हैं। एंड ओपन सोर्स की यह एक खूबी है कि ओपन सोर्स कोई भी बना सकता है, पर जुरिस्डिक्शन वाइज अगर हम वहां देखें, ओपन सोर्स के द्वारा अगर किसी ने कोई एआई कॉन्वर्जेशनल बॉट बनाया, उसके थ्रू अगर वहां से कोई क्राइम हुआ, उसकी जिम्मेदारी किसकी? क्योंकि यह तो एक इनएनिमेट, इट्स अ नॉन लिविंग थिंग, वहां पे किसी को रिस्पॉन्सिबल भी नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे अभी इफ एकजुट होकर सारे इंटरनेशनल बॉडीज, सोशल मीडिया एप्स एंड स्पेशली जो एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं अभी, डीप फेक्स हमने बात की थी, जहाँ पे वो फेक न्यूज बना रहे हैं, फेक वीडियोस बना रहे हैं, डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स हो रहे हैं, एंड जो भी डेटा उनके पास अवेलेबल है उसको मिक्स करके ऐसे ह्यूमन बींग्स का उन लोग उत्पादन कर रहे हैं जो कि एग्जिस्ट भी नहीं करते। तो इम्पर्सनेशन बढ़ सकते हैं। इस सिलसिले भी हमें सोचना चाहिए, पॉलिसी फॉर्मुलेशंस यहाँ लाना काफी आवश्यक है कि एआई को अकाउंटेबल करना, उसके लिए रेगुलेटरी बॉडी कौन सी होगी,
डोमेस्टिक वाइज एंड ग्लोबल वाइज, तभी ही हम इसको एक सेफ टेक्नोलॉजी के मामले में इस्तेमाल कर सकते हैं। तब तक हमें थोड़ा चौकन्ना होके जरूर रहना पड़ेगा। बिल्कुल। और देखिए, अभी तो हम सेफली ये कह सकते हैं कि भाई ये तो शब्द फैला रहा है, शब्दों से अब वो एक्स निहिलो निहिल फिट वाली जो बात है कि नथिंग विल कम आउट ऑफ नथिंग, तो शब्द से तो हथियार बन नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, इन शब्दों के इन्फ्लुएंस पे आकर कोई रियल ह्यूमन अगर एक आर्मी बनाने की सोचे, इनके साथ हो जाए, या इस तरह के खुराफाती दिमाग को लेकर कुछ कर ले, तो उसके खतरे तो रहेंगे हमेशा। तो इसलिए इंटरवेंशन तो बहुत आवश्यक होगा। बहुत क्विकली दीपिका जी, अगर एजेंसी ठान लें कि ये क्या बकवास चल रही है इंटरनेट पे, जरा पता करते हैं इसके पीछे कौन है, जरा पकड़ते हैं उसको, ये तो पॉसिबल होगा ना? डेफिनेटली पॉसिबल होगा। और वो हमें काफी एक लिमिटेड टाइम पीरियड में करना होगा, क्योंकि एक बार अगर सोशल मीडिया से चीजें डिलीट हो जाती है, सोशल मीडिया कंपनीज भी कोऑपरेट नहीं करती वो डेटा लाने में। और दूसरा है साइबर काइनेटिक्स, जो एक शब्द है, उसका एक खतरा, कि जैसे आपने बोला ये शब्दों से तो कोई वार नहीं कर सकता, बट वो शब्द या ये मैलवेयर कोड जब एक टैंजिबल ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट करने लगे, अगर हाँ। ट्वीट में देखेंगे उसने बोला कि दिस इज द मोस्ट पॉपुलर न्यूक्लियर डिवाइस दैट इज देयर और द मोस्ट पावरफुल इन द एंटायर वर्ल्ड, तो अगर हम टैंजिबल एंड इनटैंजिबल को एक साथ जुट कर दे, तभी वहां पे खतरा बहुत है, बिकॉज इनटैंजिबल का ब्रेन इज गाइडिंग द टैंजिबल ऑब्जेक्ट। एब्सोल्युटली। और यही है इस पूरे मसले का सार भी। तो इंटरवेंशन तो आवश्यक होगा, लेकिन अगर किसी का खुराफाती दिमाग ये है तो उसको तो तुरंत जो है उसकी धरपकड़ करनी चाहिए। अगर कोई मस्खरी कर रहा है, हो सकता है वो खतरों को बताना चाह रहा हो हमें कि देखो ये कितना पावरफुल हो सकता है, तो एक तरह से वो हेल्प भी कर रहा है, लेकिन इसे इस तरह से ओपन नहीं रहने दिया जा सकता, ऐसा लगता है, प्रतीत होता है। लेकिन हमारे प्रतीत होने से क्या होता है, काम तो सिक्योरिटी एजेंसीज को करना है, दुनिया को मिलजुल कर करना है, एकजुटता से करना है। आप कितनी सीरियसनेस दिखाते हैं इस मुद्दे को लेके, क्योंकि इतनी तेजी से एआई का पूरा स्वरूप बदल रहा है कि आज कुछ और सुन रहे हैं हम, कल कुछ और सुन रहे हैं। तो ये पेस इतना फास्ट है कि शायद इसमें जो डिसीजन मेकिंग की जो रफ्तार है वो बहुत धीमी है। तो सबको बढ़ाना पड़ेगा एक सुरक्षित समाज के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका जी, आपने वक्त निकाला और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। आज एक दिलचस्प खबर आई, ग्रामीण बच्चों की लंबाई शहरी बच्चों से ज्यादा तेजी से बढ़ रही है और शहरी बच्चे चौड़े हो रहे हैं लंबे होने की बजाय, यानी कि उनका बीएमआई बढ़ रहा है, वो ओवरवेट की कैटेगरी में जा रहे हैं। यह खबर चौंकाने वाली इसलिए है क्योंकि कुछ महीने पहले खबर आई थी कि भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107वें स्थान पर आ गया है। हालांकि इस रैंकिंग में लोगों पर भरोसा नहीं हुआ, मगर दुनिया तो इसी को मानती है। इसलिए भारत में ये जो तस्वीर सामने आई है, जिसमें कहा जाता था कि ग्रामीण बच्चे जो है कुपोषण का शिकार होते हैं, उनको पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिल पाते और उनकी लंबाई, उनका जो विकास होता है शारीरिक और मानसिक विकास, वो नहीं हो पाता। अब भारत में शहरी बच्चों से ज्यादा तेजी से शारीरिक और मानसिक विकास हो रहा है गांव के बच्चों का। खबर अच्छी है कि देश के गांवों के बच्चे हृष्ट पुष्ट हो रहे हैं, उनकी लंबाई तेजी से बढ़ रही है। बच्चों और युवाओं की लंबाई और बॉडी मास इंडेक्स यानी कि बीएमआई की ग्लोबल स्टडी में कुछ दिलचस्प खुलासे हुए हैं। साइंटिफिक जर्नल नेचर में प्रकाशित और इंपीरियल कॉलेज लंदन के नेतृत्व में हुए इस स्टडी के मुताबिक ज्यादातर देशों में शहरी बच्चों की लंबाई और अच्छे न्यूट्रिशन का फायदा तेजी से कम हुआ है। इसके विपरीत ग्रामीण इलाकों में बच्चों की लंबाई और बेहतर न्यूट्रिशन का फायदा तेजी से बढ़ा है। यानी शहरों में अच्छे न्यूट्रिशन के बावजूद बच्चों की ग्रोथ अपेक्षा के मुताबिक नहीं रही है, जबकि ग्रामीण बच्चे तेजी से शहरी बच्चों की बराबरी में आ रहे हैं। इनकी लंबाई और वजन में तेजी से ग्रोथ हो रहा है। ग्रामीण इलाकों में बेहतर न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर और सैनिटेशन से बच्चों की ग्रोथ अच्छी हो रही है। भारत के संदर्भ में हम पहले और अब की तुलना में इसे समझ सकते हैं। 1990 के दशक में गांवों के बच्चों का वजन और लंबाई शहरी बच्चों से करीब 25 से 30% कम होता था। ये स्टडी 1990 से 2020 के बीच की गई है। इसमें 200 देशों के 1500 रिसर्चर्स और डॉक्टर्स ने हिस्सा लिया है। इन्होंने 8 से 19 साल तक के 7 करोड़ 10 लाख बच्चों की लंबाई और वजन का आकलन किया। 1990 के करीब ग्रामीण इलाकों में कुपोषण, न्यूट्रिशन की कमी, कम लंबाई की समस्या आम थी। अच्छी बात यह है कि भारत में पिछले 20 सालों में लड़कों और लड़कियां दोनों की लंबाई औसतन 4 सेंटीमीटर बढ़ी है। इस पूरे मामले में एक और चौंकाने वाला सच सामने आया है।
इस रिसर्च के मुताबिक शहरी इलाकों में बच्चों की लंबाई तो ज्यादा नहीं बढ़ी है, मगर उनका बॉडी मास इंडेक्स यानी कि BMI बढ़ गया है। हालांकि भारत से ज्यादा खराब स्थिति सब सहारन अफ्रीकी देशों और ईस्टर्न यूरोप के देशों में है। ICMR के मुताबिक रहन सहन में बदलाव से डायबिटीज की शिकायतें भी बढ़ी हैं। ग्रामीण माइग्रेंट्स में 15%, शहरी क्षेत्रों में 13%, जबकि ग्रामीण इलाकों में 8% लोगों को डायबिटीज की आशंका है। शहरी इलाकों में फास्ट फूड, फल सब्जियों के कम इस्तेमाल से भी हालात बिगड़ रहे हैं। भारत के लिए ये आंकड़े कुछ सुखद एहसास कराने वाले हो सकते हैं, क्योंकि कुछ महीने पहले ही ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 121 देशों में 107वें स्थान पर आया था। भारत की स्थिति पाकिस्तान, श्रीलंका से भी ज्यादा खराब कही जा रही थी। हालांकि तब इस इंडेक्स पर बहुत सवाल भी उठे थे, मगर ताजा रिसर्च बता रही है कि हमारे देश में भी ग्रामीण इलाकों का डेवलपमेंट कम से कम न्यूट्रिशन के मामले में तो सही ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सेबी ने खर्च में पारदर्शिता लाने और गलत तरीके से बिक्री पर लगाम लगाने के लिए अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड से निवेशकों को डायरेक्ट प्लान का विकल्प देने को कहा है। इसके अलावा सेबी ने कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चरणबद्ध मॉडल शुरू करने को भी कहा है। AIF के निवेश से किसी निवेश शुरू करने को भी कहा है। AIF के निवेश से किसी निवेशक को बाहर निकलने के संबंध में भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। सेबी ने 2 अलग अलग सर्कुलर्स में कहा है कि नए नियमों का मकसद AIF में निवेश के लिए निवेशकों को फ्लेक्सिबिलिटी देना, खर्च में पारदर्शिता लाना, गलत बिक्री को रोकना है। डायरेक्ट प्लान से संबंधित ढांचा 1 मई से लागू होगा, जबकि AIF निवेश से निवेशक को बाहर करने से संबंधित ढांचा तुरंत प्रभावी हो जाएगा। इन तमाम मुद्दों पर जी बिजनेस संवाददाता सौरभ पांडे ने बात की नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट के प्रेसिडेंट एंड हेड राहुल जैन से। मार्केट रेगुलेटर की तरफ से जो है AIFs को लेकर काफ़ी गाइडलाइंस जो हैं वो जारी कर दी गई हैं। तो क्या अगर बात की जाए डायरेक्ट ऑप्शन की और डायरेक्ट प्लान की, तो इससे क्या बदलाव आप देख पा रहे हैं आने वाले दिनों में, और ये जो बदलाव होंगे वो किस तरह के होंगे? तो देखिए, जो भी क्लाइंट के लिए अच्छा हो रहा है वो अच्छा ही है। लॉन्ग टर्म बेसिस में काफ़ी ट्रांसपेरेंसी आएगी, और ट्रांसपेरेंसी हमने देखा गया है कि जब भी ट्रांसपेरेंसी आती है तो क्लाइंट का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और ऑटोमेटिकली बिजनेस बढ़ता ही है। इसके अलावा जो एक चीज़ देखी जा रही है कि रेगुलेटर एक लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार कर रहा है और उसी की तरफ बढ़ रहा है। सो फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड, PMS ऑलरेडी वो ट्रेल में है, उधर डायरेक्ट प्लान भी है और सेम AIF में भी आ रहा है। तो देखा जाए तो क्लाइंट के लिए ओवरऑल बहुत ही अच्छा प्रोपोजिशन है, बहुत ही राइट डायरेक्शन में, काफ़ी पॉजिटिव है। और सिंस क्लाइंट का ट्रांसपेरेंसी आएगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो ओवरऑल बिजनेस के लिए ग्रोथ आएगी और क्लाइंट का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा इन्वेस्ट करने में। जी सर, आपने कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी का जो है वो जिक्र किया है। तो अगर बात की जाए AIF के लोकप्रियता की, तो क्या इसकी समय सीमा में जो है वो कोई बदलाव होना चाहिए ताकि इसकी लोकप्रियता और बढ़ सके निवेशकों के पास? तो आई थिंक एक चीज़ करनी चाहिए कि इसकी जो हम पब्लिसिटी कर सकते हैं लिमिटेड है। अगर वो बढ़ाएंगे तो उसकी क्या होगी कि क्लाइंट को और अवेयरनेस बढ़ेगी कि AIF कैसे होते हैं, और उसके कारण जो उसमें स्पेशलाइज स्ट्रैटेजीज अवेलेबल हैं उसमें क्लाइंट और इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो इफेक्टिवली वो दिमाग में रखना चाहिए। आई थिंक दैट वो हो सकता था तो उससे और इसकी लोकप्रियता बढ़ सकती थी। बाजार में तेजी का दौर जारी है। आज लगातार 8वें दिन बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 235 अंक चढ़कर 60 के पार बंद हुआ। निफ्टी 90 अंक चढ़कर 17,812 के लेवल पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 191 अंक उछलकर 41,558 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार में तेजी में IT और फार्मा स्टॉक सबसे आगे रहे। बाजार के दिन भर का पूरा हाल बता रही हैं मेरी सहयोगी नुपुर। लगातार 8वीं क्लोजिंग हमने देखी मार्केट में, जो हरे निशान में बंद होते दिखे। लगातार 8वें दिन मार्केट्स हरे निशान में पॉजिटिव टेरिटरी में बंद होते दिखे थे। आधे % की तेजी तीनों इंडिसेस में आज नजर आई थी। हालांकि जो शुरुआत हुई थी वो थोड़ी सी सुस्त थी, लेकिन एक अच्छी रिकवरी दिन के दौरान देखी गई और आखिरी के 1 घंटे में एक शार्प रिकवरी मार्केट्स में दिखी और तीनों इंडिसेस आधे % से थोड़े से ज़्यादा गेन्स के साथ बंद होते नजर आए। काफ़ी सारे सेक्टर्स थे और काफ़ी सारे स्टॉक्स थे जो आज बजिंग थे, जहां पे एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ था। सिर्फ FMCG के कुछ काउंटर्स थे जहां पे आज थोड़ी सी बिकवाली नजर आ रही थी। निफ्टी से शुरुआत करें तो गेनर्स की लिस्ट में आज सबसे ऊपर जो स्ट्रॉन्ग फार्मा का
एक्सपोर्ट का डेटा आया मार्च के महीने में, उसके बाद डिवीज लैब में 10% का बड़ा उछाल दिखा था। बजाज ऑटो, डॉक्टर रेड्डीज, आयशर मोटर्स भी आज गेनर्स की लिस्ट में आपको नजर आएंगे। लूजर्स की बात करें तो पावर ग्रिड, एनटीपीसी, नेस्ले और ओएनजीसी में आधे से आधे % के आसपास की कमजोरी दिखी। यहाँ पे हल्की सी बिकवाली आज के कारोबारी दिन में हमने देखी थी। लेकिन स्टॉक्स इन फोकस या सेक्टर्स इन फोकस की बात करें तो वो एक बहुत लंबी लिस्ट आपको दिखेगी, चाहे वो लिकर सेक्टर हो, फार्मा सेक्टर हो, शुगर सेक्टर हो, फर्टिलाइजर हो। यहाँ पे एक अच्छा रीबाउंड था आज के ट्रेडिंग सेशन में, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मोमेंटम नजर आ रहा था। सुला विनियार्ड्स की बात करें 10% का बड़ा उछाल था क्वार्टरली अपडेट के बाद। लॉरस लैब, दीपक फर्टिलाइजर्स, वारिकेश शुगर, सारे के सारे काउंटर्स में आज मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए नजर आए थे। ब्रॉडर मार्केट की भी बात करें तो वहाँ भी मोमेंटम था। मिड एंड स्मॉल कैप में भी एक अच्छी बढ़त बनी हुई थी पूरे दिन में। और यहाँ की लिस्ट पुल अप करें आपके लिए तो फैक्ट, IFB, RCF, SCI के कुछ काउंटर्स थे जहाँ पे एक अच्छी खरीदारी नजर आई, बढ़िया गेंस के साथ बंद होते दिखे थे। और लूजर्स की लिस्ट हालांकि थोड़ा डिफिकल्ट था आज पुल अप करना, लेकिन कुछ काउंटर्स थे जहाँ पे कमजोरी दिखी। जिंदाल स्टेनलेस, ब्लू डार्ट, शिल्पा मेडिकेयर और BEML जैसे कुछ काउंटर्स थे जहाँ पे आज थोड़ी सी कमजोरी नजर आई थी। लेकिन ऑल इन ऑल 8वां क्लोजिंग सेशन रहा जहाँ पे तीनों के तीनों इंडिसेस पॉजिटिव टेरिटरी में बंद होते हुए नजर आए थे। IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया है। क्या है भारत और ग्लोबल ग्रोथ का अनुमान, बताने के लिए नुपुर बनी हुई है हमारे साथ। ओवर टू यू नुपुर। IMF की तरफ से एक अपडेट आ रहा दिखा है जहाँ पे उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया है। FY24 की बात करें तो भारत का जो GDP ग्रोथ का अनुमान है उसे 20 बेसिस पॉइंट से घटाया, मतलब कि 0.25 परसेंटेज पॉइंट से इसे घटाया गया है। GDP की जो ग्रोथ रेट है FY24 में वो पहले 6.1% थी, उससे घटाकर अब IMF ने 5.9% कर दिए। इसके साथ ही IMF ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भी भारत का जो GDP अनुमान है उसे आधे % से घटा दिया है। अब जो अनुमान है पहले जो 6.8% था उसे घटाकर 6.3% किया गया है। IMF ने कहा है कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा, तो पॉजिटिव है इंडिया को लेकर। लेकिन जो GDP ग्रोथ का टारगेट है उससे घटाया। उनका ये कहना है कि खपत बढ़ने में अपेक्षित मंदी के कारण ग्रोथ अनुमानों में थोड़ी कमी की गई है। IMF ने अपने आउटलुक में भारत की जो रिटेल इन्फ्लेशन है उस पर उन्होंने कहा कि FY24 में 4.9% तक कम होने का उनका अनुमान है, जो बीते वर्ष FY23 में 6.7% थी। इनफैक्ट 2023 के लिए ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ पे उनका अनुमान है उसे भी घटाया गया है 10 बेसिस पॉइंट से। पहले 2.9% था, उससे घटाकर अब 2.8% कर दिया गया है। तो इंडिया का जो प्रोजेक्शन निकल के आ रहा है FY24 को बड़ी एजेंसी से GDP ग्रोथ पे, वो मैं आपको बता देती हूँ। इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो 6.5% का टारगेट है। RBI का 6.4%, वर्ल्ड बैंक 6.3%, S&P 6%, इकरा इंडिया रेटिंग्स और IMF की बात करें तो 6 और 5.9% के आसपास दिखेगा आपको। तो जो रेंज है GDP ग्रोथ की FY24 की वो 5.9 से 6.5% की है। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों के लिए नेगेटिव खबर है। क्या है पूरी खबर, बता रहे हैं तरुण शर्मा। GST के इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के खिलाफ अपनी इन्वेस्टिगेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है और उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन में पाया है कि जो प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ने करीबन 2,500 करोड़ का GST का टैक्स इवेजन किया है, और जिसमें जो 3 मुख्यतः कंपनी है जिनका सबसे ज़्यादा जो टैक्स इवेजन है वो ICICI प्रूडेंशियल, जिनका 525 करोड़ के आसपास का टैक्स इवेजन है, SDFC लाइफ जिन्होंने 500 करोड़ के आसपास का टैक्स इवेजन किया है, और वहीं बजाज अलायंस लाइफ और जनरल मिला के दोनों कंपनीज को मिला के 150 करोड़ का टैक्स इवेजन यहाँ पे किया गया है। इस तरीके का इन्वेस्टिगेशन में निकल कर आया। इसके साथ साथ 2,500 करोड़ में से 750 करोड़ रुपया अभी तक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज ने GST डिपार्टमेंट के पास जमा भी करवा दिया है, जिसमें 190 करोड़ ICICI प्रूडेंशियल ने जमा कराया है, 200 करोड़ SDFC लाइफ ने जमा करवा दिया है। लेकिन ये वो टैक्स है जो कमीशन के नाम पे एजेंट्स को दिया जा रहा था। जो नॉर्मली जो कमीशन की जो दर होती है वो 30 से 35% होती है, लेकिन ये जो प्राइवेट कंपनीज हैं 70% तक का कमीशन दे रही थी। और ये जो कमीशन है, ये कमीशन जो इंश्योरेंस एजेंट्स हैं उनके
के जो परिवार के लोग हैं या उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको दिया जा रहा था। एडवर्टाइजिंग और मीडिया के नाम पे ये पैसा दिया जा रहा था, और ये जो पैसा है ये कहीं ना कहीं शेल कंपनीज बनाई गई, फेक लोग क्रिएट किए गए, उसके जरिए ये पैसा दिया गया। तो ये एक इन्वेस्टिगेशन में निकल कर आया कि करीबन 2500 करोड़ जो है वो इन कंपनीज ने टैक्स इवेड किया है, और जल्द ही अब शोकस नोटिस जाने डिपार्टमेंट की तरफ से स्टार्ट हो जाएंगे। ये तो बात हुई जीएसटी की। साथ ही जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उन्होंने भी करीबन 14,000 करोड़ का टैक्स इवेजन इन कंपनीज के खिलाफ पकड़ा है, जो लाइफ और जनरल दोनों मिला के है। पिछले कुछ महीनों पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सर्चेस भी की थी इंटरमीडिएट्स में, और एक बड़ा चंक उनको पता लगा कि यहाँ पे जिस पे टैक्स नहीं दिया गया है। तो जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों ने ही एक बड़ा एक्शन की तैयारी के बाद अब ये देखा है कि एक बड़ा टैक्स इवेजन इन कंपनीज की तरफ से किया गया है। वित्त वर्ष 2023 की चौथी तिमाही में एफआईआईज ने आईटीसी में हिस्सेदारी बढ़ाई है। इस पर अपडेट देने के लिए हमारे साथ हैं अरमान नाहर। देखिए, आईटीसी पे आपको खास तरह से फोकस रखना है, क्योंकि अगर आप देखें जो Q4 के शेयर होल्डिंग अपडेट है उसमें यहाँ पर दिखेगा आपको कि एफआईआईज ने Q4 में भी जो है यहाँ पर अच्छी खासी हिस्सेदारी जो है बढ़ाई है। लगभग 0.36% के आसपास की जो है एफआईआईज ने हिस्सेदारी बढ़ाई है। जो हिस्सेदारी उनकी 42.9 मतलब लगभग अब 43% के आसपास थी, वो बढ़कर अब 43.35% के आसपास जो है हो गई है। सिर्फ यही नहीं, जो कुल एफआईआईज की जो संख्या है वहां पर भी आपको बढ़ोतरी दिखेगी। जो पहले अगर आप देखें 952 थी, वो बढ़कर अब 979 हो गई। और ये सिर्फ अगर मैं Q4 जो आया है शेयरहोल्डिंग अपडेट उसी की बात नहीं, अगर पिछली 2 तिमाही से देखेंगे तो वहां पर भी दिखेगा आपको लगातार जो है हिस्सेदारी बढ़ रही है। और एफआईआईज जो जितने नंबर ऑफ एफआईआईज है वहां पर भी आपको बढ़ोतरी दिखेगी। जो अब 30 सितंबर 2022 की बात करें, जो हिस्सेदारी एफआईआईज की 42.7% के आसपास थी, वो बढ़कर 43% हो गई। और फिर अब इस तिमाही की बात करें, जो 31 मार्च का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, वहां पर आपको दिखेगा 43.6% के आसपास हो गई। और उसी के साथ साथ नंबर ऑफ एफआईआईज की अगर आप बात करें तो वो 942 से बढ़कर 952, और अब अगर आप देखेंगे तो 980 के आसपास जो है आता हुआ दिखा है। तो लगातार एफआईआईज अपनी शेयर होल्डिंग्स बता रहे हैं, और नए नए एफआईआईज जो हैं वो भी इसके साथ जुड़ते हुए जा रहे हैं। और अगर आप औसतन शेयर प्राइस अगर आप देखेंगे, Q4 में औसतन आईटीसी का शेयर प्राइस था लगभग 365 रुपए का, और Q3 की बात करें तो वहां पर 340 रुपए का था। तो जो ये जो शेयर इतनी बढ़ी हुई प्राइस पर भी एफआईआईज का भरोसा यहाँ पे बरकरार है। तो इसलिए आईटीसी पर आपको खास फोकस रखना है, जहां पे एफआईआईज का जो है कन्विक्शन लगातार बरकरार है। इतनी बढ़त के बावजूद भी एफआईआईज इस पे पूरे कन्विंस्ड है। अच्छा, अब एक आम कंज्यूमर से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण खबर, सर्विस चार्ज को लेकर जी बिजनेस लगातार अपनी आवाज उठाता रहा है। उस पर समय समय पर बड़े एक्शन भी हुए हैं। अब होटल एसोसिएशन को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने होटल एसोसिएशन को कड़े शब्दों में फटकार लगाते हुए कहा है कि अंतरिम आदेश को गेट, दीवारों और मेन्यू पर दर्शाने का मतलब ये निकल रहा है कि कोर्ट ने जैसे सर्विस चार्ज को वैध करार दे दिया हो, जबकि ये गलत है। सरकारी वकील ने कोर्ट में कहा था कि रेस्टोरेंट और होटल्स इस तरह का दुरुपयोग कर रहे हैं। साथ ही सर्विस चार्ज को स्टाफ वेलफेयर फंड कहा जा रहा है, कहीं पर कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टाफ चार्ज कहा जा रहा है। इस तरह के नाम से वसूली बंद होनी चाहिए, ये साफ साफ हाई कोर्ट ने कहा है। हाई कोर्ट ने होटल एसोसिएशन से कहा है कि वो एफिडेविट दाखिल करें और बताएं कि कितने मेंबर ग्राहकों को ये बताना चाहते हैं, एसोसिएशन के कितने मेंबर्स जो हैं वो ग्राहकों को ये बताना चाहते हैं कि सर्विस चार्ज अनिवार्य नहीं है। ये सीधा सीधा बताना होगा। कोर्ट ने 2 हफ्ते में सभी सहमत मेंबर्स, अगर जो भी मेंबर्स रेडी होते हैं इस बात के लिए, उनकी पूरी लिस्ट मांगी है और उस लिस्ट के साथ एफिडेविट देने को कहा है। अब इस मामले पर सुनवाई जो है वो 24 जुलाई को होगी, और जुलाई में सिंगल जज बेंच ने इससे जुड़े निर्देश दिए थे। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया था कि अगर कोई रेस्टोरेंट इस आदेश का उपयोग अंतरिम आदेश की जो है वो गलत व्याख्या के तौर पर कर रहा है, तो इसलिए कोर्ट ने इस पे होटल एसोसिएशन को फटकार लगाई है और साफ साफ कहा है कि आप गुमराह मत कीजिए। साफ साफ लिखिए, अगर आपको लिखना है कौन कौन लोग हैं जो तैयार हो रहे हैं पहले तो ये लिखने के लिए कि सर्विस चार्ज कंपलसरी नहीं है, ये मोटा मोटा लिखिए।
और कौन कौन मेंबर्स हैं इसके लिए रेडी, उनके नाम दीजिए, उनकी लिस्ट कोर्ट को सौंपिए और एफिडेविट भी दीजिए। सारस और आरिफ की दोस्ती अब मशहूर हो चुकी है, लेकिन किसी इंसान से परिंदे का लगाव कितना गहरा हो सकता है, इसकी बानगी भी इस रिश्ते में दिखाई दी। आरिफ जब कानपुर चिड़ियाघर में अपने दोस्त सारस से मिलने पहुंचा तो वह नजारा वाकई में दिलचस्प था। क्या हाल है? इंसान परिंदे की तरह उड़ नहीं सकता और परिंदा इंसान की बोली समझ नहीं सकता, लेकिन दोनों के बीच कुदरत कैसी दोस्ती चाहती है, इसकी बानगी आपको यहाँ दिख जाएगी। बाड़े में बंद ये वही सारस है जो पहले अपने दोस्त आरिफ के साथ उसके घर में रहता था, उसके साथ खाता और खुले आसमान में उड़ता था। लेकिन चिड़ियाघर में बंद इस सारस ने जैसे ही अपने दोस्त आरिफ को देखा तो पंख फैलाकर अपनी खुशी का इजहार करने लगा। सारस और आरिफ की दोस्ती पिछले साल शुरू हुई थी, जब आरिफ ने जख्मी सारस का इलाज किया था, लेकिन कानूनी बाध्यता की वजह से सारस को आरिफ का साथ छोड़ना पड़ा। इन दिनों सारस कानपुर के चिड़ियाघर में बंद है, जहां एक तरफ लोग परिंदे और इंसान की दोस्ती की मिसाल दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इनकी दोस्ती को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने आरिफ और सारस की दोस्ती को लेकर एक वीडियो ट्वीट किया है और लिखा कि एक दूसरे को सामने पाकर इन दोनों दोस्तों की खुशी बता रही है कि इनका प्रेम कितना निश्चल और पवित्र है। इसीलिए सारस को उसका आसमान, उसकी आजादी और उसका मित्र वापस लौटा दीजिए। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आरिफ और सारस की मुलाकात का वीडियो शेयर करते हुए राज्य सरकार पर तंज किया और लिखा, जो लोग समझते हैं नफरत भर देंगे दिलों में, उन्हें नहीं पता मोहब्बत कुदरती होती है और कुदरत के खिलाफ जाने वाले कहां कभी कामयाब होते हैं। ये सारस कुछ वक्त तक आरिफ के साथ रहा है, लेकिन जिस तरह से दोनों ने एक दूसरे की बोली भाषा को शायद बहुत अच्छे से समझा है, और शायद इसीलिए कहा जाता है कि प्रेम की कोई भाषा नहीं होती, उसे बस भाव से समझा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत के साथ अमेरिका की वायुसेना एक युद्धाभ्यास कर रही है। इसमें यूएस का बॉम्बर एयरक्राफ्ट आ रहा है जो लंबी दूरी तक जाकर बम मिसाइलें बरसा सकता है। चीन जैसे दुश्मनों के लिए टेंशन की वजह यह बन सकता है और सुपर पावर के इस हथियार की गर्जना अब सीमा पार पहुंच चुकी है। अमेरिका पहली बार भारत के साथ किसी साझा अभ्यास में B-1 बॉम्बर को भेज रहा है। यह अमेरिका के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट में से एक है। अमेरिका और भारत के बीच कोप इंडिया 2023 जॉइंट एक्सरसाइज 10 अप्रैल से शुरू हुई, जो 21 अप्रैल तक चलेगी। इसमें भारत के सभी फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका इसमें अपने परिवहन विमान C-17 ग्लोब मास्टर और C-130 जे सुपर हरक्यूलिस के अलावा लड़ाकू F-15 के साथ शामिल हुआ है। पर B-1 बॉम्बर की खबर पर सबकी नजर है। B-1 बॉम्बर लंबी दूरी तक भारी हथियारों से या फिर न्यूक्लियर हमला भी कर सकता है। अमेरिका ने ही खुद इसे भेजने का ऐलान किया है। अमेरिका की पैसिफिक एयर कमांड के कमांडर जनरल केनेथ विल्सबैच ने दिल्ली में बताया कि 2 B-1 बॉम्बर इस अभ्यास में हिस्सा लेंगे। इससे पहले फरवरी में बेंगलुरु में हुए एरो इंडिया में पहली बार B-1 बॉम्बर भारत आया था और उसने एरो शो में हिस्सा लिया था। B-1 बॉम्बर की स्पीड और क्षमता इसे जंग के मैदान का बड़ा खिलाड़ी बनाते हैं। भारत और अमेरिका की वायुसेनाएं एक साथ मिलकर किसी साझा दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई का अभ्यास कर रही हैं। ऐसी एक्सरसाइज में एक दूसरे के संचार उपकरण, हथियारों और एयरक्राफ्ट पर काम करने का मौका मिलता है। साथ ही एक दूसरे के साथ काम करने का तरीका भी सीखते हैं। 1962 में चीन के हमले के दौरान भी अमेरिका ने भारत की कई तरह से सैनिक मदद की थी। ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका और चीन के बीच तनाव गहराता जा रहा है, जिसका असर इस पूरे इलाके पर पड़ने की आशंका है। इस तनाव के बीच भारत और अमेरिका के बीच गहरे होते सैनिक संबंध बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली।
कंगाल पाकिस्तान को आईएमएफ की तरफ से बड़ा झटका लगा है। आईएमएफ ने पाकिस्तान में विकास दर 0.2% रहने का अनुमान जाहिर किया है, यानी कि पाकिस्तान की हालत बहुत खराब होने वाली है। कर्ज में डूबे पाकिस्तान के सामने बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। शहबाज सरकार की नाकामी ने पाकिस्तान को पस्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पाकिस्तान पर अब दुनिया का भरोसा भी खत्म हो चुका है। आईएमएफ के सामने कटोरा लेकर खड़े पाकिस्तान को भीख मिलने की उम्मीद अब और भी कम हो गई है। बदले हालात और बिगड़ते माहौल के बीच आईएमएफ की इकोनॉमिक रिपोर्ट ने पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दी है। आईएमएफ ने 2023-2024 में पाकिस्तान में जीडीपी का अनुमान 2% से घटाकर 0.5% कर दिया है, यानी पाकिस्तान के आर्थिक हालात और भी खराब होने वाले हैं। आईएमएफ की रिपोर्ट सुनकर पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। आईएमएफ की रिपोर्ट के बाद पाकिस्तान के लिए कंगाली में आटा गीला वाली सिचुएशन है। सवाल यह है कि जो पाकिस्तान पहले से ही महंगाई की मार झेल रहा है, उसके हालात अब कैसे सुधर पाएंगे। आटे की लाइन में लगकर लोगों की जान जा रही है। ऐसे में जब आईएमएफ ने जीडीपी कम रहने का अनुमान लगाया है, तो कर्ज मिलने की उम्मीद भी टूट रही है। पाकिस्तानियों को अब सिविल वॉर होने का डर सता रहा है। शहबाज सरकार देश के हालात सुधारने में पूरी तरह नाकाम रही और उसी नाकामी का नतीजा है कि पाकिस्तान में दाल, आटा, चीनी तक लोगों को नहीं मिल पा रहे। इन हालात में सरकार पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। इस्लामाबाद में दावों के सहारे ही सब कुछ हो रहा है, मगर हकीकत यह है कि पाकिस्तान में लोग खाने पीने की चीजों के लिए मोहताज हैं। पाकिस्तान में महंगाई रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। केले 500 रुपए दर्जन बिक रहे हैं, जबकि 1 किलो सेब की कीमत 450 रुपए तक पहुंच गई है। इतना ही नहीं, 1 किलो प्याज खरीदने के लिए भी लोगों को 400 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। खाने पीने की चीजें अगर पाकिस्तान किसी तरह खरीद भी ले, तो रसोई गैस की किल्लत उनके पसीने छुड़ा देती है। सरकार के खोखले दावे पूरे पाकिस्तान को कंगाल कर चुके हैं और पाकिस्तान पर अब कोई भरोसा करे भी तो कैसे करे। शायद यही वजह है कि शहबाज सरकार के पास रोने और गिड़गिड़ाने के अलावा कुछ भी नहीं बचा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कुछ स्पोर्ट्स की खबरें। आईसीसी ने मार्च महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का ऐलान कर दिया है। इस बार यह अवार्ड बांग्लादेश के दिग्गज शाकिब अल हसन ने जीता है। शाकिब के साथ रेस में न्यूजीलैंड टीम के दिग्गज केन विलियमसन और यूएई के आसिफ खान थे। शाकिब ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार बल्लेबाजी की थी और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बने थे। इसके अलावा उन्होंने वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट भी हासिल करने में कामयाबी पाई थी। हाल ही में शाकिब ने शानदार परफॉर्मेंस दिया और इसके लिए उन्हें अवार्ड मिला। टीम इंडिया के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव के लिए इन दिनों कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। आईपीएल 2023 से ठीक पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में सूर्य लगातार 3 पारियों में गोल्डन डक पर आउट का शिकार हो गए। आईपीएल में भी सूर्य का खराब फॉर्म जारी है। आईसीसी की ताजा रैंकिंग में सूर्य T20 बैटिंग रैंकिंग में नंबर 1 की पोजीशन पर फिलहाल बने हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान के रिजवान और बाबर आजम के बीच का फासला कम हो गया है। कैप्टन कूल एमएस धोनी के नाम एक नया कीर्तिमान आज जुड़ गया। धोनी सीएसके और राजस्थान रॉयल्स के बीच हो रहे मुकाबले के साथ ही चेन्नई के कप्तान के रूप में 200वां मुकाबला खेलने वाले प्लेयर बन गए हैं। वो इस टूर्नामेंट में 200 मैच में किसी टीम के कप्तानी करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं और धोनी साल 2008 से सीएसके की अगुवाई कर रहे हैं। फ्रेंचाइजी को 4 बार आईपीएल चैंपियन बना चुके हैं। आईपीएल के बीच में पंजाब किंग्स के लिए गुड न्यूज़ है। इंग्लैंड के धाकड़ बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टोन टीम से जुड़ गए हैं। शुरुआती 3 मैचों में पंजाब में लिविंगस्टोन की कमी खली थी, वहीं लियाम ने प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। इसका मतलब यह है कि गुजरात के खिलाफ मुकाबले में खेल सकते हैं। ये खिलाड़ी पिछले 4 महीने से क्रिकेट के हर फॉर्मेट से बाहर चल रहा था। लियाम को पंजाब किंग्स ने पिछले साल आईपीएल मेगा नीलामी में 11.5 करोड़ रुपए में खरीदा था। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली के खिलाफ जीत हासिल कर पॉइंट्स टेबल में छलांग लगाई है। अब वो 8वें स्थान पर है। मुंबई ने इस सीजन में अब तक 3 मैच खेले हैं और इस दौरान 1 मैच में जीत हासिल की, जबकि 2 मैचों में हार का सामना किया। मुंबई के पास 2 पॉइंट्स हैं।
पॉइंट टेबल में लखनऊ सुपर जायंट्स टॉप पर है। लखनऊ में 4 मैच खेले हैं, 3 में जीत हासिल की है, 1 पे हार का सामना करना पड़ा। राजस्थान रॉयल्स दूसरे स्थान पर है, कोलकाता नाइट राइडर्स तीसरे, गुजरात टाइटंस चौथे और चेन्नई सुपर किंग्स 5वें नंबर पर। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। हैशटैग याद रखिए, #ZIndia360। कोई राय, कोई सुझाव जरूर भेजें। नमस्कार।